हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी दो ऐसे लोगों के ऊपर है जिनके हाथ लग जाता है ऐसा नक्शा जो उन्हें लेकर जाएगा उस बेशकीमती खजाने की ओर जिसके पीछे दुनिया के बड़े बड़े माफिया लगे हुए हैं। लेकिन क्या वो वहाँ तक पहुँच पाएंगे? चलिए देखते हैं। लोरेस्ट नाम की एक राइटर ने बहुत सारी नॉवेल लिखी है जिसमें वो एलन यानी कि डैश नाम के बंदे के साथ रोल पर रियल ज़िंदगी के साथ है, पर रियल ज़िंदगी में वो साथ है वह उसे हल्का भी पसंद नहीं करती। लेकिन एक के बाद नॉवेल हिट हो जाने के बाद उसे उसके साथ काम करना ही पड़ता है। पर यहाँ लोरेस्ट की पर्सनल लाइफ कुछ खास ठीक नहीं चल रही, क्योंकि आज से 5 साल पहले उसकी हस्बैंड की मौत हो गई, जिसके बाद वह बहुत अकेली पड़ गई है। तभी उसके पास बेथ आती है जो कि उसकी पब्लिशर है। वो उसे समझाती है कि तुम्हें अब अपनी बुक का प्रमोशन करना होगा, तभी वह और लोगों के पास तक पहुंच पाएगी, जिसके लिए तुम्हें आलन को भी साथ रखना होगा। जिस बात से लोरत खुश नहीं होती, क्योंकि उसे उसकी शक्ल तक पसंद नहीं है, तो साथ वो कैसे रखेगी उसे भी नहीं पता। लेकिन बेथ के समझाने पर वो उसे हाँ कर देती है। और फिर हम एलन और लोरेस्ट को एक ऑडिटोरियम में देखते हैं जहाँ पर वे दोनों बुक के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं बैठी सभी लड़कियाँ बार बार एलन के बारे में पूछती रहती है, ना कि बुक के बारे में, जिस बात पे लोरत बहुत गुस्सा में आ जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वे उसकी शर्ट को उतारने। अब यहाँ लोरेस्ट भी ज़बरदस्ती उसकी शर्ट को हटाने लगती है, क्योंकि परेशान तो वो पहले से हो चुकी है। लेकिन इसी चक्कर में एलन स्टेज से गिर जाता है और उसने जो विग लगाई है वह भी निकल जाती है, जिससे वह बहुत ही शर्मिंदा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। पर बेथ उन्हें समझाती है कि तुम्हें एक दूसरे को पसंद करना होगा, साथ में रहना होगा, तभी कुछ बात बनेगी। लेकिन लोरत ये कहने से मना कर देती है। तब एलन कहता है कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पर वो बिना जवाब दिए ही हॉस्टल से बाहर आ जाती है। दरअसल एलन उसे कहीं ना कहीं पसंद तो ज़रूर करता है, पर वो नहीं करती। अब इसी बीच हम लोरत को देखते हैं जो बाहर टैक्सी का इंतज़ार कर रही होती है। लेकिन तभी इतने में कुछ लोग आकर उसे अपनी कार में ज़बरदस्ती बैठा लेते हैं और बताते हैं कोई उसका बहुत इंतज़ार कर रहा है। पर उन्हें आलन देख लेता है और फ़ौरन जाकर बेथ को इस बारे में बताता है। उधर लोथ को ले जाकर एक बड़े से रूम में बैठा दिया जाता है, जहाँ पर एबिगेल नाम के एक बिलियन को देखते जो उसे काफ़ी अच्छे से ग्रीट करता है और उसके पास उसी की किताब लेकर आता है जिसमें उसने कुछ प्राचीन शब्दों को डिस्क्राइब किया था जो कि दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। अभी गेल को ये बात पता है कि ये उसने असल में अपने हस्बैंड की मदद से किया होगा, क्योंकि वे एक आर्कोलॉजिस्ट था। लेकिन उसे भी इस चीज़ के बारे में जानकारी होगी, इसलिए वह चाहता है कि उसका एक काम करे। लॉर्ड पूछती है कि वे क्या काम है। तब वे एक नक्शा दिखाते हुए बताता है कि मुझे ये जगह ढूंढनी है। वे असल में क्राउन ऑफ फायर नाम के खजाने की खोज कर रहा है जो कि लो सिटी के अंदर है। ये नक्शा वही लेकर जाता है, पर ये जिस प्राचीन भाषा में लिखा हुआ है उसको डिकोड बहुत तुम ही कर सकती हो, क्योंकि वह वही भाषा है जो तुमने किताब में लिखी है। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें मुंह बोली रकम दे दूंगा। लेकिन दोस्तों, लोरत इस काम के लिए मना कर देती है, जिससे एबिगेल को बहुत गुस्सा आता है। फिर क्या था, वह अपनी उंगली टेढ़ी करता है, क्योंकि सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा था। उसका एक आदमी उसे बेहोश कर देता है। फिर एबिगेल उसे बंदी बनाकर अपने प्लेन में बिठा लेता है। वहाँ दूसरी ओर बेथ, एलन, सभी लोग बहुत परेशान हैं। लोरत का ऐसा गायब होने की वजह
से उन्हें पुलिस को भी बता दिया था कि लेकिन इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, जो कि उनके पास नहीं है। बेथ को याद आता है कि जो घड़ी लॉरेट ने पहनी है उसमें एक जीपीएस लगा हुआ है। उसकी मदद से वे उसे ट्रैक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वे अभी अंटार्कटिक के एक छोटे से आइसलैंड के ऊपर है, जिसे देखकर सभी बहुत हैरान होते हैं कि आखिर वह वहाँ क्या कर रही है। इसी बीच एलन को एक सीआई एजेंट जैक के बारे में याद आता है, जो लोगों को पर्सनल काम भी करता है, लेकिन उसके बदले में वे काफ़ी चार्ज करता है। वह उसे कॉल करके सारी डिटेल बताता है तो वह हाँ करता है, पर वे क्रिप्टो में पैसे मांगता है, जो कि वे लोग देने के लिए राज़ी हो जाते हैं। फिर वे एलन को भी उस आइसलैंड पर जाने को कहता है और ख़ुद भी वहाँ जाने के लिए रवाना हो जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एबिगेल का प्लेन लैंड कर गया है, जिसमें लॉरेट को बैठाकर वो लोग उस साइट पर ले जाते हैं जहाँ इन्होंने वे लॉस्ट सिटी की खोज की थी। अगली सुबह हम देखते हैं कि आयरन उस आइसलैंड पर पहुँच गया, जहाँ पर उसे जैक मिलता है, जो उसे कहता है कि तुम्हें खुद अपनी रक्षा करनी होगी, क्योंकि मैंने सिर्फ पैसे लॉरेट को बचाने के लिए लेकिन एलन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उसके बाद ये दोनों एक छोटी सी कार को लेकर उस जगह के लिए निकल जाते हैं जो इलाका पूरा एबिगेल का होता है, पर जॉन कॉफ़ी स्टॉक था, इसलिए वे एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देता है। इसमें एलन की उसकी मदद करता है, लेकिन कर नहीं पाता, क्योंकि जब तक वे किसी तक पहुंचाता है जैक पहले ही उस आदमी को मार देता है। इसी बीच वे कुछ गाड़ियों के नीचे विस्फोट भी लगा देता है और फिर ये दोनों लोगों को मारते मारते लॉरेट के टेंट तक पहुंच जाता है। और जैक को देखकर लॉरेट पागल ही हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कोई प्रिंस उसे बचाने के लिए आ रहा है, क्योंकि वे बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। लेकिन इतने में कुछ लोग इनकी ओर बढ़ने लगते हैं, इसलिए ये दोनों लॉरेट को ऐसे चेयर के साथ ही कार की ओर ले जाने लगते हैं। इसी बीच जो जैक ने विस्फोट करके नीचे लगाया था वह भी फटना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते वह जगह किसी शमशान जैसी लगने लगती है, जिससे अबील बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने लोगों से उनका पीछा करने को कहता है, जो कि उस सिटी सी कार लेकर जंगल में आ जाते हैं। और फिर सही मौका देखकर एक जगह पर कार को रोककर जैक लॉरेट की वह रस्सी खोलने की कोशिश करता है, पर इसी बीच वे उसे बहुत फ्लर्ट भी करती है। लेकिन दोस्तों तभी एक गोली आकर सीधा जैक के सर पर लगती है, जिसे वह उसी टाइम मारा जाता है। इस चीज़ से वे इतना डर जाता है कि ऐसे ही कार में बैठकर भागना शुरू कर देते हैं और बस एलन कार को भागता रहता है बिना आगे पीछे देखे, जिस चक्कर में वे एक खाई में गिरने ही वाला होता है कि आखिरी मौके पर उसके ब्रेक लगा दिया था। पर जब वह पीछे देखता है तो वहाँ पर लॉरेट नहीं थी, इसलिए वे फ़ौरन बाहर आता है। उसे चेक करता है तो पता चलता है कि वे पीछे गिर गई है, इसलिए वे उसके पास जाकर पहले तो उसकी चेयर को खोलता है और फिर उसकी रस्सियाँ। लेकिन अब उन्हें किसी को मदद के लिए बुलाना होगा कॉल करके, क्योंकि जैक भी मारा जा चुका है। इसी बीच लॉरेट के पास हम वे नक्शा भी देखते हैं जो वे एबिगेल के पास से चुरा कर लाई थी, यानी कि सच में ऐसा कोई खजाना है अगर, तो हमें कुछ ही देर में कुछ बड़ा दिखने वाला है। लेकिन इससे पहले उन्हें अपने फ़ोन लेना होगा, जिसके लिए जब वह कार के पास जाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली वह खाई से लुढ़क जाती है और जाकर सीधा नीचे गिरती है। उनके फ़ोन और कुछ सामान उसी में है, इसलिए उन्हें नीचे जाना होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये दोनों धीरे धीरे करके नीचे की ओर जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें फ़ोन नहीं मिलता, पर हाँ एक मैप ज़रूर मिलता है, जिसकी मदद से वे जंगल से निकलकर एयरपोर्ट की ओर जा सकते हैं। इसी बीच एलन लॉरेट के लिए जो सामान लेकर आया था वह उसे दे देता है, यानी कि उसके लिए स्पेशल जूते, क्योंकि
उसी हील में वो नहीं चल सकती और कुछ खाने पीने का सामान जिस चीज़ को देखकर वे मन ही मन सोचती है कि एलन को एक अच्छा इंसान है, वे उसके लिए हमेशा गलत सोचती थी। इस दौरान हमें ऊपर एबिगेल के लोग को भी देखते हैं जिन्हें वे कुर्सी मिल जाती है, जिसे देखकर वे समझ जाते हैं कि वे ज़रूर कहीं आसपास है। वहीं दूसरी ओर हम उन दोनों को देखते हैं जो आपस में बात करते हैं। सब उनके किसी नेवल जैसा था। इसी बीच रास्ते में एक नदी पड़ जाती है जिसे स्विम करके उन्हें पार करना था, लेकिन एलन डरता है पर लोरस कूद जाती है, इसलिए उसे ही जाना पड़ता है, जिससे वे उसे पार तो कर लेते हैं। लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो लोरस देखती है कि एलन के बैग पर कुछ लीचेस चिपक गई है जो उसका खून चूस रही, इसलिए वे उसे कपड़े उतारने को कहती है और एक एक करके उन्हें लीचेस को निकाल देती है। पर इधर एबिगेल के लोग भी ज़्यादा पीछे नहीं हैं, वे धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें बीच में लोरस का ड्रेस की कुछ चमकीली धातु गिरी हुई मिल रही है, जिससे उन्हें और आसानी हो जाती है इन्हें ढूंढने के लिए। इसी बीच लोरस को एक झरना मिलता है जिसके पास के पत्थरों में कुछ बना हुआ था जो सेम उसी नक्शे से मिलता है, जिसे मैच करने पर उसे पता कि ये ट्रेजर किसी किंग ऑफ कलमान है और अभी वे कहीं पर छुपा रेस्ट कर रहा है। इसके आगे उसे सब कुछ शेयर कर देती, जिसे सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई, मैं यहाँ तुम्हारे लिए अपनी जान जोखिम में डालकर आया हूँ। पागलों की तरह दोस्तों एक बार फिर से उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और वे अलग हो जाते हैं। वो बिना बात किए आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बेथ को देखते हैं जो अमेरिका से यहाँ आइसलैंड पर लैंड करती है, क्योंकि अब एलन का भी उसे कुछ अता पता नहीं है। वो वहाँ की पुलिस और अथॉरिटी से बात करती है। यहाँ ये दोनों किसी कोहरे वाली जगह से आ रहे होते हैं कि तभी इनके पीछे वे लोग आ जाते हैं जो बाइक्स पर थे, जिस चीज़ को देखकर ये दोनों एक जगह पर छुप जाते हैं और एक प्लान बनाते हैं कि लोरस अपने कपड़े का एक हिस्सा एक पेड़ पर लगा देगी, जिससे कि वे रास्ता भटक जाएंगे और ये सही मौका देखकर भाग जाएंगे। वो ऐसा ही करते हैं और फिर कुछ देर में इनका प्लान कामयाब हो जाता है। कुछ वर्कर्स तो कन्फ्यूजन के बारे एक दूसरे से टकरा जाते हैं और खाई में गिरने लगते हैं। इसी का फ़ायदा उठाकर ये दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। अब आगे और चलने पर इन्हें एक गांव दिखाई देता है जो कि उसी जंगल में था, इसलिए वे फ़ौरन ही वहाँ पहुँचे जहाँ उन्हें एक पुलिस स्टेशन भी दिखता है। वे ऑफिसर को सब कुछ बताते हैं और फिर पुलिस वाला इन्हें रहने के लिए एक जगह भी देता है, जिसके दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अब फ्रेश होकर दोनों नीचे एक कैफ में आते हैं जहाँ बहुत ही अच्छा माहौल था। अब दोनों साथ में डांस करना शुरू करते हैं, लेकिन इतने में लोरस वो सिंगिंग वुमेन को बीच में टोकती है और उसे वे आखिरी लाइन फिर से गाने को कहती है और जैसे ही वे फिर से उसे रिपीट करती है तभी उसे अपनी अगली पहेली का नेक्स्ट क्लू मिल जाता है, क्योंकि वो लाइन वही है जो कि उसे मैप में लिखी है और वह जगह की ओर जाने को कह रही है। जब इस बारे में एलन को पता चलता है तो वह कहता है कि ये जगह तो मैप में, हमें अभी फ़ौरन निकलना चाहिए। लेकिन दोस्तों इन्होंने देर कर दी, क्योंकि वहाँ पहुँच जाते हैं और एबिगेल के लोग लोरस को पुलिस वालों से बात करके ले जाते हैं, पर एलन उस दौरान छुप जाता है, इसलिए उनके जाने के बाद वो वहाँ के लोकल को अपनी घड़ी देकर बाइक ले लेता है और फिर उन लोगों का पीछा करता है, जैसे तैसे करके उस ट्रक पर चढ़ जाता है, लेकिन कुछ देर में पकड़ा जाता है, इसलिए अब दोनों की जान जोखिम में आ जाती है। लोरस को मजबूरन उस खजाने की जगह के बारे में उसे बताना ही पड़ता है। फिर ये चारों लोग एक नाव वहाँ तक पहुँचते हैं
जो कि एक पहाड़ जैसा कुछ था जिसके अंदर किंग का मकबरा था। शायद उसी के पास इन्हें वह खजाना मिलेगा, लेकिन वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है क्योंकि ये जगह बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है, जिस चक्कर में उसका एक आदमी भी गिर कर मारा जाता है। लेकिन अभी गेल को मना नहीं था, फिर भी और अंदर जाना चाहता। उसके गिर जाने के बाद अब आगे का रास्ता बंद ख़त्म हो चुका था, पर इसी बीच में गुफा टाइप कुछ दिखता है जो कि बहुत छोटी थी। वो लोरेस्ट को उसके अंदर जाने को कहता है। शायद वे किसी मकबरे की ओर जा रही हो, लेकिन वे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वे बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, पर अभी उन्हें मारने की धमकी देता, इसलिए उसे अंदर जाना पड़ता है। जब वे दूसरी ओर जाकर गिरती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वे बिल्कुल ही अलग दुनिया में थी, लेकिन जिस चीज़ की तलाश में वो यहाँ पर आए थे वे ये नहीं थी। वे एलन को बताती है कि ये जगह असल में राजा नहीं बल्कि रानी ने बनाई थी, ताकि वे उसके साथ मरने के बाद सुकून से दफन हो सके। उन्हें कुछ ही दूरी पर एक मकबरा दिखाई देता है, जिसको देखकर एबिगेल बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि इसके अंदर खजाना दफन होगा, लेकिन जब वे उस पत्थर को हटाता है तो उसके अंदर तो राजा और रानी के कंकाल थे। तब लेरत कहती है कि वो नक्शा असल में किसी खजाने के लिए नहीं, बल्कि ये देखो, जिस क्राउन को रानी ने पहना है वे असल में सी शेल का बना हुआ, जिसको राजा ने उसे दिया था। उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। इसलिए जब वे उस कॉफिन में बंद हुई तो इस क्राउन को पहनकर हुई। उसकी ये बातें सुनकर अबील को बहुत गुस्सा आता है और वे चिल्लाकर कहता है कि ये क्या बकवास है, इतना सब कुछ बस एक मामूली से क्राउन के लिए। उसे यकीन नहीं था कि उसे लगता है कि कहीं लोरेट उसे बेवकूफ़ तो नहीं बना रही, इसलिए वे अपने आदमी रफ़ी से कहकर उन दोनों को उसी कॉफिन में बंद करने को कहता है। लेकिन ऐसा करने से पहले रफ़ी उन कॉफिन के अंदर लोहे की रॉड डाल देता है। वो असल में यहाँ का लोकल है, उसे किंग की पूरी हिस्ट्री अच्छे से पता है कि उसके गांव वाले किंग को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन एबिगेल ने खुद की लालच के लिए इस कॉफिन को फिर से खोल दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था। तभी अचानक से उन्हें कुछ झटके महसूस होते हैं, शायद ये किसी वोल्केनो के फटने के कारण। इसलिए रफ़ी और एबिगेल दोनों उन्हें बंद करके बाहर आते हैं। लेकिन यहाँ रफ़ी एबिगेल को चमका देखकर खुद बूट लेकर वहाँ से निकल जाता है, पर जाते जाते वहाँ कहता है कि तूने बहुत गलत किया हमारे साथ। जिसकी राजा तुम्हें ज़रूर मिलेगी उस पर शूट करता है, फिर वे निकल जाता है। लेकिन उन गोलियों की आवाज़ सुनकर वहाँ पर बेथ आ जाती है। अपनी दोस्त को उस आइसलैंड के आसपास ढूंढ रही थी। वो बेथ को देख लेती है और पूछती है कि क्या उसने किसी अमेरिकन वूमेन को देखा है, लेकिन अबीगेल झूठ बोलता है। उधर दूध और हम कॉफिन में उन दोनों को बंद देखते हैं। लोरेट अभी से अपनी जितनी भी हरकतें थी उसके लिए हम माफ़ी मांगनी है, और ये बोलती कि अगर वह गलती से यहाँ से बचकर निकल गए तो उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने को राजी है। तभी एलन के हाथ पे रॉड लग जाती है, जिससे वे उस कॉफिन को खोल देता है। शायद अगर लोरेट उस बात को पहले बोल देती तो वह पहले से बाहर आ जाती। चलो देर आए दुरुस्त आए, पर जाने से पहले वे अपनी पूरी ज़िंदगी वहीं छोड़कर जाने का सोचती। इसलिए उसने अपनी वेडिंग रिंग भी वहीं कॉफिन में ही छोड़ दी। जब उसका पास्ट वहीं दफन है, लेकिन वोल्केनो फटने के कारण वे पूरी जगह किसी लावे की तरह धधकने लगी। उनके बाहर जाने का रास्ता भी बंद हो गया, इसलिए वे पानी में कूद जाते हैं और उसी के रास्ते बाहर समुंदर में आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बे दिखती है जिसने अबीगेल को बचा लिया था। जब ये चीज़ लोर देखती तो वे उसे सच बता देती, जिसको सुनकर एबिगेल भागने लगता है, लेकिन अंत में वे पकड़ा जाता है। अगले सीन
में हम दोनों को उसी वोल्केनो के बाहर बैठा हुआ देखते हैं जिस फोटो को उन्होंने अपनी नई किताब की क्राउन ऑफ फायर के कवर पेज पर लगाया है। बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हुई क्योंकि वे पूरी रियल स्टोरी थी। वह एरन लोरेंथ को प्रपोज करता और वह एक्सेप्ट कर लेती। कहानी पोस्ट क्रेडिट सीन में हम जैक को देखते हैं जो कि अभी जिंदा है और वे इन दोनों को उनकी योगा क्लासेस के दौरान सरप्राइज कर देता है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट। धन्यवाद।